Okay, good morning everyone. I said good morning everyone. Wish you a very happy Republic Day. I hope India keeps on progressing the way we are doing. With that hope, let's get started. SQC1 कल हमने एक आखिरी नोट पेंडिंग रह गया था डिस्कस करना. That we shall start today. नोटबुक में जाइए, write down note number next. I think that is note number 6 or 7. Note number 6 or 7? 7. Write down note number 7. The name will be engagement performance. Note number 7. The name will be engagement performance. Note number 7. The name will be engagement performance. This is probably the most important area for इंटरमीडिएट लेवल फ्रॉम एसक्यूसी. आराम से एक 15-20 मिनट स्पेंड करते हैं. मेजॉरिटी चीजें आपको यहां पे ऑलरेडी पता है. इट्स जस्ट दैट यहां से वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दैट इज वन थिंग वी नीड टू डिस्कस. आइए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी 220 याद है, लेट मी हेल्प यू रिवाइज द 220 का एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला पार्ट. 220 में बोला था एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना चाहिए कि वो एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करने के बाद में उन्हें बराबर से डायरेक्शन देते हैं, उनके काम को रेगुलरली सुपरवाइज करते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करते हैं, जब भी रिक्वायर्ड होगा एक एक्सपर्ट या कंसल्टेंट को हायर करते हैं, यूज करते हैं. ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी था एंगेजमेंट पार्टनर का, अगर वो एक ऑडिट एंगेजमेंट को बराबर से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. ये हमने डिस्कस किया था SA 220 के अंदर. एक बार मेरे साथ में फटाफट से रिवाइज कर लीजिए. नोटबुक में जाइए, look for SA 220. I think that will be your note number 5 there. Under SA 220, that is your note number 5. The name will be engagement performance. उसके अंदर पढ़िए जरा आपने क्या लिखा है. दैट सर एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना चाहिए बराबर से डायरेक्शंस दिए जाएं, काम को बराबर से सुपरवाइज एंड रिव्यू किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन हमने बराबर मेंटेन किया है कि नहीं किया है, ये भी इंश्योर कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा. ये सब याद आ रहा है क्या सर. जहां जहां रिक्वायर्ड होगा हम एक कंसल्टेंट या थर्ड पार्टी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उनके काम को बराबर से यूज करेंगे. एंड एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में लास्ट 2 पॉइंट थे अराउंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. दे वर अराउंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कि भाई लिस्टेड कंपनीज के केस में एक सेपरेट रिव्यूअर को अपॉइंट करना चाहिए. वो क्या कहलाएगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कहलाएगा. उनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट होना चाहिए. एंगेजमेंट पार्टनर ने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करना चाहिए. एंड दे शुड नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट अनलेस द रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज डन. मतलब पहले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म होना चाहिए एंड उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट का फाइनलाइजेशन होना चाहिए. ये सब कुछ हमने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में डिस्कस किया था. और लास्ट में आया था आपको एक सिचुएशन बताया था, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, if there is a difference of opinion between engagement partner and quality control reviewer, how do you resolve those differences? You should refer to the firm's policies. ये पांचों पॉइंट आपको engagement performance में वहां बताया था. ऐसा मान के चलिए all 5 as it is will be relevant here also. उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें आएगी जहां मुझे लगता है MCQ करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. 2 मिनट में नोट नंबर 5 में जो आपने पॉइंट लिखे अच्छे से रिवाइज कर लो. यहां पर मैं उनको सेम डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ कीवर्ड्स लिखवा के क्लोज करूंगा. जो नया एलिमेंट है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. नोट नंबर 5 ऑफ 220 सेम हेडिंग था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम ये कंप्लीट करेंगे. Thank you. Are you done reading note number 5?
Then why are you talking? Don't talk at the backside. Read note number 5. चलिए, कम बैक टू SQC नोट नंबर 7. हेडिंग लिखा होगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. अंडर दैट राइट डाउन पॉइंट नंबर A. To ensure consistency in quality, to ensure consistency in quality of engagement performance, consistency in quality of engagement performance for every engagement, team members should be properly briefed or instructed about objectives, should be properly briefed or instructed about objectives, comma, compliance with engagement standards, comma, ensuring regular supervision and review, comma, ensuring regular supervision and review of their work, regular supervision and review of their work, and evaluating whether appropriate documentation is maintained for every engagement. Appropriate documentation is maintained for every engagement. इस बार अभी एक एंगेजमेंट के बजाय वो बात करेगा एज अ फर्म, बिकॉज SQC इज फॉर ऑल द एंगेजमेंट्स ऑफ द फर्म. इफ यू वांट कि हमारे पूरे एंगेजमेंट्स में क्वालिटी मेंटेन रहे, तो हमने हमारे रेस्पेक्टिव टीम्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग देना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि हर एंगेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे हमने उनके काम को रिव्यू एंड सुपरवाइज करते रहना चाहिए, एंड ये इंश्योर करना चाहिए हर एंगेजमेंट के लिए बराबर से क्या मेंटेन किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया गया है. ये सब चीजें अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे फर्म की होगी. फर्म क्या करेगा, हर एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई एंगेजमेंट इंचार्ज रहेगा, चाहे वो एंगेजमेंट पार्टनर बोल दीजिए, लीडर बोल दीजिए, वो ये सब चीज क्या करेगा, इंश्योर करेगा. बट एज अ फर्म वी नीड टू मेक अ पॉलिसी दैट फॉर एवरी एंगेजमेंट वी नीड टू डू दिस. तब जाकर के SQC इंश्योर कर पाएगा क्वालिटी इन एवरी एंगेजमेंट वी परफॉर्म एज अ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि इस बार क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर वन एंगेजमेंट, फॉर ऑल. इसीलिए ये सब चीजें नॉर्मली एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करता है. इस बार हम बोलेंगे फॉर एवरी एंगेजमेंट दीज ऑल नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. सेम ही चीजें, कुछ अलग नहीं है, बस सेंटेंस को थोड़ा सा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है. राइट डाउन पॉइंट नंबर B. If required, firm should consult with experts
ब्रैकेट्स में लिखो, दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, कंसल्ट विथ एक्सपर्ट्स, ब्रैकेट्स में लिखना दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ब्रैकेट्स क्लोज, रिगार्डिंग difficult or contentious matters, regarding difficult or contentious matters with respect to every engagement, difficult or contentious matters with respect to every engagement. ये सेम चीज वहां भी था कि भाई कोई भी एंगेजमेंट में अगर आपको लगता है किसी एरिया के रिगार्डिंग, लेट्स से एग्जिस्टिंग जो टीम है उनके पास में एक्सपर्टीज नहीं है, या तो वो इन हाउस किसी एक्सपर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सटर्नल एक्सपर्ट। याद कीजिएगा, ऑडिटर एक्सपर्ट भी दो हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मे बी आपके फर्म के अंदर ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास में उस फील्ड का क्या होगा, एक्सपर्टीज होगा, तो वो इंटरनल एक्सपर्ट हो सकता है। और लेट्स से आपके फर्म में नहीं है, कैन वी गो टू अदर फर्म, कैन वी अप्रोच अनदर एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी? यस, तो इट कैन बी अ एक्सटर्नल एक्सपर्ट ऑल्सो। ये सेम चीज था, रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्म का है, फर्म क्या करेगा, डेलीगेट करेगा रेस्पेक्टिव एंगेजमेंट इंचार्ज को, एंगेजमेंट पार्टनर को, एंगेजमेंट लीडर को, कि तुमने भाई हर ऐसे सिनेरियोस जहां पर आपके पास में खुद के पास एक्सपर्टीज नहीं है, टू कंक्लूड, या आपको लगता है कंटेंशियस मैटर्स है, मतलब जहां पे आर्ग्यूमेंट होगा, कंक्लूजन अराइव करना आसान नहीं है, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करो, उनके काम को इस्तेमाल करो। इज दैट क्लियर टू यू? क्या आपको पॉइंट नंबर ए एंड बी समझ में आया? राइट डाउन पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, अब देखो यहां पर ना आपके एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जैसे फ्लो में इंश्योर कर रहा हूं, ऑल्दो यहां पे कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में भी पहले बोला कि आपने प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करवाना चाहिए, एक्सपर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहां पर ना दो चीजें हैं जो बहुत डिटेल में है, एक है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला पार्ट एंड दूसरा आएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। तो मैं इसमें आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, बट कुछ पॉइंट्स क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिलेटेड रहेंगे एंड कुछ पॉइंट्स डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड रहेंगे। वो हो सकता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में भी डॉक्यूमेंटेशन में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ ले। किस पे पूछ ले? डॉक्यूमेंट। अरे वो याद करो, कंपाइलेशन ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, मिनिमम कितने साल तक आपने अपने वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करना चाहिए, ऑडिट वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सब कुछ एसक्यूसी में लिखा हुआ है। हमने वही चीज आपको कहां पढ़ाया था, ऐसे 230 में, दैट इज योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो बोरो कहां से किया है कॉन्सेप्ट? एसक्यूसी से बोरो किया है। तो यहां पर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कम से कम 2-3 पॉइंट आएंगे एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के ऊपर भी 2-3 पॉइंट आने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर सी जो आप लिख रहे हो, इसके ऊपर मैं बोलूंगा एक सब हेडिंग लिख दो, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये पॉइंट नंबर सी के लिए एक सब हेडिंग सा बना दो, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब मैं बोलूंगा इसके अंदर ही बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट से। ये सी आपका एक सब हेडिंग जैसा हो गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर। बुलेट पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज मैंडेटरी। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज मैंडेटरी। बुलेट पॉइंट नंबर 2, for every engagement where quality control review is applicable, for every engagement where quality control review is applicable, proper reviewer should be appointed. Proper reviewer should be appointed, comma, all important matters must be discussed, all important matters must be discussed and review should be completed, and review should be completed before issuing any reports. Review should be completed before issuing any reports.
ये सेम चीजें आपको 3 अलग अलग सेंटेंस बनवा करके लिखवाया था 220 में, उसको मैंने एक ही पॉइंट में क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। सर लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी होगा बराबर से रिव्यूअर को अपॉइंट करना, उनके साथ में सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करना, एंड उनका रिव्यू खत्म होना चाहिए, उसके बाद में ही रिपोर्ट देनी चाहिए। मैं वर्ड ऑडिट यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि एसक्यूसी इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर ऑडिट, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रिव्यू, फॉर अश्योरेंस एंड फॉर रिलेटेड सर्विसेज। इसीलिए क्लियरली बोल रहा है कि यहां पर जो भी आप रिपोर्ट देने वाले हो उसके पहले प्रॉपर रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट कर लेना, उसका काम एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए एंड उसके बाद में ही रिपोर्ट देना चाहिए। क्या आपको बुलेट पॉइंट नंबर 1 एंड 2 समझ में आया क्या? अब एक काम कीजिए, अपने मॉड्यूल में आइए, पेज नंबर 1A.24। आई वॉन्ट एवरीवन टू रीड 2 पॉइंट्स अलॉन्ग विथ मी। 1A.24, दिस इज योर essay module. I have told you 1 week back, every day you are supposed to carry both the modules. Anyways, great, आपका मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आइए, रीड पॉइंट नंबर 7 एंड 8 अलॉन्ग विथ मी। देखो नंबर 7 क्या बोलता है। समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ईदर विद इन द एंगेजमेंट टीम और with the experts you are consulting, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड द क्वालिटी कंट्रोल। ऐसा लग रहा है कि सेम चीज वहीं पे पढ़ा था हमने। सर उन्होंने क्या करना चाहिए, ये रिजॉल्व करना चाहिए डिफरेंसेस को। यस, पॉइंट नंबर 8 में थोड़ा गाइडलाइन दिया है, ये डिफरेंसेस को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, जो 220 में नहीं दिया था। 220 के अंदर वो इनडायरेक्टली बोरो कहां से करते हैं, एसक्यूसी से बोरो करते हैं। रीड पॉइंट नंबर 8। अगर ऐसा डिफरेंस हुआ तो क्या करेंगे, देखो, इन केस रिकमेंडेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। मतलब रिव्यूअर बोलता है, लेट्स से यहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, इस मैटर को कैम में इंक्लूड कर देते हैं, लेट्स से उस चीज को एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, डिसएग्री करता है। क्या करता है, डिसएग्री। मतलब क्या एक एग्जांपल है ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन रिव्यूअर एंड द पार्टनर। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ये एग्जांपल आपको पढ़ाया है मैंने, इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस एग्जांपल। वन सेकेंड, this was difference. You remember that there will be a separate partner that will be called as quality control partner. Partner B and partner A के ओपिनियन में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। दोनों के रिकमेंडेशन शायद एक दूसरे को अग्रीमेंट में नहीं होंगे, तो उस केस में क्या करना है, ये पॉइंट नंबर 8 जो है वो थोड़ा और स्पेसिफिकली इसे सॉल्व करने के बारे में बोलेगा। इन केस अगर रिव्यूअर के रिकमेंडेशन को एंगेजमेंट पार्टनर मानना नहीं चाहता है एंड द मैटर इज नॉट रिजॉल्व्ड टू द रिव्यूअर सेटिस्फैक्शन, तो हमने क्या करना चाहिए, द मैटर शुड बी रिजॉल्व्ड बाय फॉलोइंग द पॉलिसीज और प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म। आप कंसल्ट कर सकते हो अनदर प्रैक्टिशनर, मतलब एक्चुअली में हम बोलते हैं हमारे फर्म में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको आप इन्वॉल्व कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। बहुत एक्सट्रीम केस, एज अ फर्म आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो, कैन यू ऑल्सो कंसल्ट विद अदर फर्म? यस, आप अगर चाहो तो वो भी कंसिडर कर सकते हो। ये बहुत रेयर है, बट एसक्यूसी क्या बोलता है, इंगेजमेंट का क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ये डिफरेंसेस रिजॉल्व होने ही चाहिए। एंड आप एज अ एंगेजमेंट पार्टनर ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, मैं साइन करूंगा मतलब मेरा ही जो स्टैंड रहेगा वो फाइनल रहेगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। या रिव्यूअर ज्यादा सीनियर है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू 100% एक्सेप्टेबल रहेगा, ये भी सही नहीं है। दे बोथ नीड टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस, इसके लिए चाहिए तो बाकी पार्टनर्स का हेल्प ले लीजिए, किसी और फर्म के लेट्स से दूसरे और एक्सपीरियंस पार्टनर्स का हेल्प ले लीजिए, या सर व्हाटएवर प्रोफेशनल बॉडी और रेगुलेटर रेकमेंड्स और टेल्स यू, उसके बेसिस पे आप ये डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मतलब यहां पर आपको क्लियरली बोला है डिफरेंसेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये कब बात कर रहा है, जब एक लिस्टेड कंपनी में एंगेजमेंट पार्टनर एंड रिव्यूअर, ये कौन सा रिव्यूअर है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता है। ये मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज बोरोड फ्रॉम एसक्यूसी। इज दैट क्लियर टू यू? राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 3। इन केस ऑफ difference of opinion, in case of difference of opinion
within engagement team or with those consulted with, that is experts within engagement team or with those consulted, that is experts, or between engagement partner and quality control reviewer. Engagement partner and quality control reviewer, then such differences should be resolved. Then such differences should be resolved. चाहे सर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स में डिफरेंसेस हैं, चाहे आपका और जो एक्सपर्ट का कम्युनिकेशन है उसमें अगर आपको लगता है डिसएग्रीमेंट है, एनी काइंड ऑफ difference of opinion or disagreement should be resolved before issuing your final report, because remember it's a listed company, public interest is directly involved. Plus there's a regulator SEBI जो भी रिकमेंडेशन करता है कि ऐसे डिसएग्रीमेंट के साथ में रिपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता है, ये डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा. बच्चों ध्यान रखना, ये जॉइंट ऑडिट नहीं है. जॉइंट ऑडिट में सेपरेट रिपोर्ट जॉइंट ऑडिटर दे सकता है, उसके केस में कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है. यहां बोला है क्योंकि ऑडिटर एक है तो रिपोर्ट देने से पहले चाहे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो चाहे पार्टनर हो, उनके बीच में चीजों के ऊपर अग्रीमेंट होना जरूरी है. इज दैट क्लियर टू यू? अदरवाइज इफ समथिंग गोज रॉन्ग दे विल डू द ब्लेम गेम. वो इसको ब्लेम करेगा, वो इसको ब्लेम करेगा, अल्टीमेटली हु विल लूज? यूजर्स. वी डोंट वांट दैट टू हैपन. इज बुलेट पॉइंट नंबर 3 क्लियर टू यू? राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 4. इन केस recommendations of quality control reviewer are not accepted by engagement partner and the matter is not resolved to the reviewer's satisfaction, then the matter should be resolved by following well-established procedures, of the firm. Comma, this may include consulting with other practitioners, or firms or a professional or regulatory body, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ इतना होता नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. मतलब बिकॉज स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी सब कुछ तो लिखा ही है यार, बस उसको अप्लाई करना है. द जजमेंट कैन वेरी कि भाई कोई चीज मटेरियल है कि नहीं है, कोई चीज परवेसिव है कि नहीं है, उतना डिफरेंस आ सकता है, बाकी ऐसा कोई बहुत ग्रेट डिफरेंस आता नहीं है. बट एसक्यूसी क्या चाहता है भाई, ये डिफरेंसेस रिजॉल्व होने चाहिए एट एनी कॉस्ट बिफोर द रिपोर्ट इज फाइनलाइज. अगर वो आपसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे अलग से क्वेश्चन पूछता है, किस पे? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे, मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर 4 पॉइंट लिखवा के दिए हैं. दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू राइट एनी आईसीआई आंसर. इज दैट क्लियर टू यू?
रिवाइज एवरीथिंग व्हाट यू हैव रिटन अंडर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये आखिरी बार आपका रिवीजन और अंडरस्टैंडिंग था, इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में रिपीट नहीं करने वाला हूं, मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया है। पढ़ लीजिए एक बार पॉइंट नंबर 3 ऑफ योर नोट नंबर 7, वेरी नोट नंबर 7 राइट। डन। चलिए लास्ट पार्ट बाकी है, एकदम टाइम पास है, ऑनेस्टली आपको ऑलरेडी पता है, ये सिर्फ आपको रिवाइज करवा के क्लोज करता हूं। सुनिए, आपको एक ऐसे पढ़ाया था 230 दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चीजें बताई थी, लेट्स रिवाइज दैट एंड आपका एसक्यूसी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सुनिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सर ऑडिटर का है। तो सर ये जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर्टी भी किसका होगा? ऑडिटर का होगा। क्या हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस दो? हाँ, रिक्वेस्ट किया जा सकता है, पर एक्सेस देना है कि नहीं देना है ये प्योरली किसका डिसीजन होगा? ऑडिटर का। उसमें भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट देना है, कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके देने। ध्यान रखिएगा, जब भी डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को देते हो, इट शुड नॉट रिजल्ट इनटू ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, because confidentiality is a fundamental principle as per code of ethics। कल होमवर्क में दिया था। तो कैन आई से हमने डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को इफ रिक्वायर्ड देना चाहिए, बट इससे हमारे इंडिपेंडेंस पे, हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। जनरली हम हमारे डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर का एक्सेस कब देते हैं? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और व्हेन इट इज परमिटेड और रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट, तो ही हम एक्सेस देते हैं, अदरवाइज एक्सेस नहीं देंगे। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन, ये जो वर्किंग पेपर्स है, हमने बेयर मिनिमम कितने साल मेंटेन करने चाहिए? 7 years from the date of audit report। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 8 साल है, वर्किंग पेपर्स के लिए 10 साल था, रिड्यूस करके 7 years कर दिया है। हम चाहते हैं हर एंगेजमेंट जो आपने ऑडिट किया है उसके वर्किंग पेपर्स को, डॉक्यूमेंटेशन को रिपोर्ट के डेट से एटलीस्ट 7 साल तक आपने मेंटेन करना चाहिए। नॉट लेस देन 7 years है, मतलब 7 साल मिनिमम मेंटेन करने का है। इसके आगे तुम्हारा चॉइस है। इज दैट क्लियर टू यू? फिर सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपाइलेशन ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। क्या बोलते हैं? आपने ऑडिट खत्म किया, खत्म होने के बाद में आपके जो ऑडिट फाइल्स है, चाहे वो फिजिकल बॉक्स फाइल्स है या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके ऑडिट फाइल्स रहेंगे, इनका कंपाइलेशन आपने खत्म कर देना चाहिए विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब 60 days मैक्सिमम लिमिट दिया है, उसके बियॉन्ड आपने कंपाइलेशन नहीं करना चाहिए। ये कंपाइलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप नया ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। एक बार रिपोर्ट साइन हो गया है तो जनरली ऑडिट प्रोसीजर नया नहीं लगाया जाता है, अब दिमाग लगाना, देयर इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट। याद आ रहा है क्या सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ाया था? इफ देयर आर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, बट देयर वर इवेंट्स आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट आल्सो। Facts which become known to auditor after auditor's report but before financial statements are issued। and तीसरा वाला था आफ्टर फाइन। अरे मतलब कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं क्या? हाँ, बट जनरली अजम्पशन ये होता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद में हम ना तो नए प्रोसीजर लगाएंगे ना नए एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे। मतलब कंपाइलेशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम करना, ना तो नया प्रोसीजर लगाना ना नया एविडेंस ऑब्टेन करना। बस आपका जो लेट्स से इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उसे कंप्लीट करो, चीजों को अरेंज करो, रेफरेंसेस दो, ताकि कोई अगर रिव्यू करने के लिए आए तो वो आपके वर्किंग पेपर्स को आसानी से चेक कर पाए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम क्या कहलाता है? कंपाइलेशन कहलाता है। इट शुड बी फिनिश्ड विद इन हाउ मेनी डेज? 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इज दैट क्लियर टू यू? खत्म हो गया, मस्त पढ़ के उड़ाते हैं। 1A.24 स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 9। देखो क्या बोलता है।
9, 10, 11, 12 बहुत आसान है, मतलब लिटरली टिल 14 इट्स अबाउट डॉक्यूमेंटेशन ओनली। देखो, फर्म ने ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए फॉर देयर एंगेजमेंट टीम्स कि वो लोग जो भी एंगेजमेंट करे उसका फाइनल असेंबली खत्म कर पाए ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द रिपोर्ट्स। ऑब्वियसली रिपोर्ट साइन होने के बाद में ही आपका ये कंपाइलेशन वाला काम होना चाहिए, असेंबली वाला काम होना चाहिए। देखो पॉइंट नंबर 10, द असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल्स शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन, मार्क द वर्ड, 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट शुड बी प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, इट शुड बी प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। बट मेरा गलती नहीं है, ये ऐसा ही है मॉड्यूल के अंदर, स्टैंडर्ड में भी ऐसा ही है। इट्स ओके, बिकॉज उनको भी पता सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑडिटर ही होता है, इसीलिए वो एसक्यूसी में भी बार बार गलती से क्या लिख देगा, वर्ड ऑडिटर लिख ही देगा। पर उसका काम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपाइलेशन या असेंबली कितने दिनों में खत्म हो जाना चाहिए, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिपोर्ट। यस और नो? देखो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड बी डिजाइंड टू मेंटेन, हमने हमेशा क्या मेंटेन करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, हमने सेफ कस्टडी इंश्योर करना चाहिए, इंटीग्रिटी, मतलब ये हमारा वर्किंग पेपर किसी भी थर्ड पार्टी को इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो पॉइंट नंबर 12, ऐसा लग रहा है कि ओनरशिप के बारे में बात कर रहा है। The firm at its discretion either make portions of or extracts from, ये सेम लाइन लिखा है मैंने आपको ऐसे 230 में, वहां बोला था ये ऑडिटर अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे या तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन का कुछ पार्ट का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को दे सकता, ये सेम लाइन लिखा है। द फर्म में एट, इस बार वर्ड ऑडिटर की जगह वर्ड क्या है, फर्म, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट ऑडिट, इट कैन बी अदर सर्विसेज। सो द फर्म एट इट्स डिस्क्रिप्शन, उनके खुद के डिसीजन के बेसिस पे या तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का कोई पोर्शन या एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके अवेलेबल करवा सकते हैं, किसको, क्लाइंट को। बट रिमेंबर, किसी को भी एक्सेस दो, इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। और जब अश्योरेंस एंगेजमेंट वगैरह काम कर रहे हो तो किसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, हमारे इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए हम क्लाइंट के किसी पर्सन के साथ में बहुत फेमिलियर हो गए हैं इसलिए हमारे वर्किंग पेपर शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरोल फाइल्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, इवन इन इंडिया नाउअडेज दिस इज वेरी कॉमन। अर्लियर हमारे इधर कैसा था, आपको जो सैलरी होते ना वो रेंज में होते थे और ऑलमोस्ट सेम डेजिग्नेशन में जो लोगों को हायर करते थे सैलरीज यूज्ड टू बी सेम, तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का डर नहीं था। अगर किसी को पता भी चल गया तो ये पब्लिकली अवेलेबल था, इस लेवल पे अगर हायर हुआ 8 लाख ही मिलेगा सैलरी। सो एवरीवन न्यू दिस। बट इफ यू आस्क मी, इन डेवलप्ड कंट्रीज कभी भी ऐसा था ही नहीं दैट हर किसी का सैलरी फिक्स रहेगा। ये एक इंसान की एक्सपीरियंस, उसके कैपेबिलिटी, वो अपना क्या लेट्स से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ऑन पेपर, ऑन लेट्स से बोर्ड लेकर के आ रहा है, उसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे उसको कितना सैलरी मिलना चाहिए। तो उस केस में सैलरीज में डिफरेंसेस होते थे। तो मतलब आपके पड़ोस में जो बैठने वाला इंसान है, आपका जो पीयर रहेगा, उससे आपका सैलरी डेटा पता चल जाना इज अ वेरी बिग रिस्क फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज अगर बिजनेस में पता चलता है पीपल एट द सेम लेवल स्टिल हैव अ डिफरेंस इन सैलरी, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। बिकॉज इससे आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत इंपैक्ट हो जाता है। आपको लगेगा शायद यू नॉट गेटिंग पेड प्रॉपर्ली, यू नॉट गेटिंग पेड अप्रोप्रिएटली, एडिक्वेटली। आई एम नॉट सेइंग डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, आई एम सेइंग जिसका जो वैल्यू बनता है, जिसको जो वैल्यू वो प्लेट पे लेके आ रहा है, उसके हिसाब से उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। बट यू कैन नॉट से हर किसी का कॉम्पनसेशन फिक्स होगा, वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज बिजनेस इतने डायनेमिक वर्ल्ड में काम करता है, हमारे पास हर इंसान का अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हर किसी को सेम सैलरी मिलेगा। ऑल्दो इन इंडिया जनरली ऐसा था कि इनिशियल जो फेजेस होते हैं, चाहे किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वो लोग रेंज बनाते हैं। फ्रेशर है 6 लाख दे दो, 1 ईयर एक्सपीरियंस 7 लाख दे दो, 1.5 और 2 इयर्स के रेंज के अंदर है 8 लाख या 9 लाख दे दो। मतलब एक सिंपल उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया ताकि ज्यादा दिमाग ही ना लगाना पड़े, क्योंकि बेसिकली ये काम ही एचआर को दे दिया। किसको दे दिया? एचआर। अब एचआर डिसाइड नहीं कर सकता ना मुझे किसको ज्यादा देना और किसको सैलरी कम देने का है। ये एक्चुअली में जो आपका डिपार्टमेंट ओनर है, जो प्रोजेक्ट ओनर है, वो डिसाइड कर सकता है। बट अगर प्रोजेक्ट ओनर इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता तो एचआर को तो मुझे लिख के देना पड़ेगा ना, तेरे को भाई ये स्टेप्स फॉलो करना है, तो ही वो ये क्या कर पाएगा, एग्जीक्यूट। तो इंडिया में सैलरी का डेटा फिर भी चलता है, बट बाहर आस्किंग पीपल अबाउट देयर सैलरी इट्स लाइक अ क्राइम। दे मे फाइल अ केस ऑल्सो अगेंस्ट यू that why are you trying to find lot of confidential or personal data about my life without my consent. They take it very very seriously. मतलब मैं बोल रहा हूं जो मेरे ही खास दोस्त हैं,
समझ रहे हो मेरा बात? नाउ सिंस दे आर वर्किंग इन यूएस एंड यूरोप फॉर लॉट ऑफ ईयर्स, अगर कोई कॉन्वर्सेशन में गलती से भी अगर इनकम का कंपोनेंट पे बात हो जाए बाय एनी चांस, जो नहीं होना चाहिए, पीपल आर वेरी मैच्योर्ड, दे डोंट डू दैट, बट लेट्स से समटाइम्स बिकॉज यू टॉक अबाउट इकोनॉमीज एंड देन सडनली फ्रॉम इकोनॉमी यू कम डाउन टू अ इंडस्ट्री एंड फ्रॉम इंडस्ट्री यू कम टू वन स्पेसिफिक कंपनी where you work, you're understanding, it's common. Sometimes लोग नॉलेज के लिए भी पूछने का ट्राई करते हैं, बिकॉज लेट्स से आपको 10% इंक्रीमेंट मिला होगा, और पता है दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप. एवरी कंपनी विल ऑलवेज से वी आर द हाईएस्ट पेइंग कंपनी इन द इंडस्ट्री. दे विल शो यू अ स्टैटिस्टिकल नंबर विच यू कैन नॉट क्रॉस चेक. सो यू विल ऑलवेज बिलीव. सो मैकेंजी यही करेगा, बीसीजी ये करेगा, आप डेलोइट में जाओ वो भी ये करेगा, पीडब्ल्यूसी भी यही करेगा. वो हर बार ये बोलेगा आपके लेवल पे, आपके इंडस्ट्री में जो आपको नंबर दिया जा रहा है दैट इज वे अबाउ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. और वो लोग क्या है, बहुत स्मार्टली ऐसा नहीं बोलेंगे वी आर द बेस्ट, हम सबसे हाईएस्ट पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे. वी आर पेइंग यू अबाउट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. तो आप मतलब कंक्लूड कर ही नहीं सकते वो सही है कि गलत है. सो इसीलिए ऐसा पेरोल डेटा वगैरह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है. हमने एज ऑडिटर गलती से भी किसी से भी ये डेटा शेयर नहीं कर देना चाहिए. मैं आपको एक टिप देता हूं जो मैंने बहुत बार गलतियां की और गालियां सुनने के बाद सीखा है. बहुत कॉमन होता है, एक आर्टिकल को लगता है मेरा काम है, जितना जल्दी खत्म होगा उतना बढ़िया है. जल्दबाजी के अंदर एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोगों से होती है, आज भी हो जाती है. यू राइट एन एंटायर ईमेल and in the end you write the email address of the person, and in India the names are very common. There can be 100 Ankit. I hope you are understanding this. आपने email address बहुत सोच समझ के टाइप करना चाहिए और 2 बार चेक करना चाहिए ये सही इंसान का एड्रेस है क्या. I have done this disastrous thing कि पेरोल का डेटा ऐसा हुआ है, क्लाइंट इसको एज अ ऑफेंस ले लेता है, बट दिस इज वेरी ओल्ड. उस जमाने में लिटरली ऐसा कुछ ग्रेट था नहीं, बट उसको तो ऑफेंस हो गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो. बिकॉज हमने तो पता है वो क्या कमेंट कर देते हैं, यू शुड नेवर शेयर सच डेटा विद आर्टिकल्स एंड ऑल. वी डोंट थिंक ये वो लोग बेयर कर सकते. दिस इज टू कॉन्फिडेंशियल डेटा कि आइडियली आप एक जूनियर्स को शेयर करें. हम रेकमेंड करेंगे मैनेजर्स एंड अबव नहीं काम करना चाहिए. मैनेजर बोलता है कौन पेरोल चेक करते बैठेगा, ये आर्टिकल ही करेगा, वो मिलने वाला तेरे को ही है. भले वो उसको बोलने के लिए बोलेगा यस यस आई विल चेक, वो दे देगा तेरे को इमीडिएटली फॉरवर्ड करके. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. आई एंडेड अप डूइंग इट. क्लाइंट ने बहुत धोया, क्लाइंट ने मेरे उससे बैठ करके उसने बोला अब लिटरली तूने 4 जिस अलग अलग इंसान को ये ईमेल कर दिया है उनके पीसी पे जा, वहां जाकर के खुद इनबॉक्स में जाके डिलीट कर. देयर इज नो ऑप्शन, रादर मेरे से हरकतें नहीं हो इसके लिए देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज कॉल बैक डिवाइस. ओके, इफ यू सेंड एन ईमेल, आउटलुक के अंदर एक ऑप्शन होता है, यू कैन रिकॉल योर ईमेल. That means I send an email at 12 o'clock in the night. वो सामने वाले के इनबॉक्स में है, उसने अभी तक ओपन नहीं किया है, कंडीशन है वो अभी तक कहा है इनबॉक्स में ओपन नहीं किया तो वापस आ सकता है, मतलब वहां से उड़ जाएगा बेसिकली. देयर इज एन ऑप्शन, इट्स इन प्रॉपर्टीज इन आउटलुक, बट ये हर मेल बॉक्स के अंदर नहीं रहेगा, आपको पता होना चाहिए. सो ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए विद द डेटा और इंफॉर्मेशन यू डील विद. एनीवेज पॉइंट नंबर 12 बोलता है आपके इंडिपेंडेंस को, आपके कॉन्फिडेंशियलिटी को कभी भी अंडरमाइन मत होने देना. इज दैट क्लियर टू यू? रीड पॉइंट नंबर 13 एंड 14. बहुत टफ है, आप ही समझ सकते हो, पढ़ो तो सही एक बार. एक वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, नो शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, हाँ या ना? नोटबुक में जाइए, नोट नंबर 7, पॉइंट नंबर 4. डन विद 3 पॉइंट्स राइट. पॉइंट नंबर 4 लिखिए, गाइडलाइंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन. गाइडलाइंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन. मैं कुछ शॉर्टकट में बुलेट पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ये सब कुछ मैंने आपको 230 में डिटेल में पढ़ाया है. गाइडलाइंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन. बुलेट पॉइंट नंबर 1, पॉलिसी फॉर असेंबली ऑफ engagement file, assembly of engagement file to be completed in not more than 60 days
to be completed in not more than 60 days after the date of report. In not more than 60 days after the date of report. After the date of report. Bullet point number 2. Ownership of documentation or working papers. Ownership of documentation or working papers will be with the firm. And before giving access of their documentation, before giving access of their documentation to client or any third party, they should consider confidentiality and independence. They should consider confidentiality and independence. Bullet point number 3. Retention period for audit engagements is not shorter than 7 years. Is not shorter than 7 years from the date of auditor's report. Is not shorter than 7 years from the date of auditor's report. This marks the end of our discussion on engagement performance. शांति से अगर आप सोचें, एक आखिरी बार ओवरव्यू देता हूं, then we'll close it off. Sir, 220 was ensuring quality for one specific audit engagement. SQC is ensuring quality for all engagements of the firm. दोनों के केस में एक ही ऑब्जेक्टिव है, चाहे हम ऑडिट करें या कोई भी एंगेजमेंट करें, हमारा काम should comply with all applicable professional standards, technical standards, legal and regulatory requirements, and our report should be appropriate in the circumstances. मतलब रिपोर्ट हमने inappropriate नहीं देना चाहिए. ये अचीव करने के लिए हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाया है. ऑब्वियसली सर, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का रहेगा, यहां पर आपका पूरे फर्म के जो लीडर्स हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. दैट कैन इंक्लूड द मैनेजिंग पार्टनर और द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन आपके फर्म का स्ट्रक्चर क्या है. हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो वहां पर भी 6 थे, यहां पर भी 6 है. एक ही डिफरेंस है, इधर वर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है. क्या वर्ड है? ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज एचआर इज फॉर द एंटायर फर्म. वहां पर एक एंगेजमेंट का बात था, इसलिए वर्ड था असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. अदर देन दैट ऑल 6 एलिमेंट्स आर एब्सोल्युटली सेम. 2 elements are very, very important from exam point of view. One is acceptance and continuance of client relationship, and the second one is engagement performance. ये 2 element सबसे ज्यादा important है. बाकी element कुछ भी पूछेंगे आप आराम से आंसर लिख पाएंगे. कुछ समझ में ना आए तो 220 SQC का जो ऑब्जेक्टिव है वहां से शुरू करने का, उस एलिमेंट के अराउंड 1 पॉइंट लिख देने का. अरे समझा क्या? I have spent more than 6 hours on 220 and SQC. I believe आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि तुम्हें CA फाइनल में पहला चैप्टर वही पढ़ना पड़ता. I hope ये बेस आपको काम में आएगा. Yes or no? आइए 2-3 सेंटेंसेस पढ़ाते हैं आपको, फिर मुझे लगता है आईसीआई के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज अच्छा है तो हमने कुछ आईसीआई के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए. दिमाग को पता चलना चाहिए ना कि हम जो सो रहे थे उसका फायदा क्या है. 1A.25 you will see a heading called as audit quality. It is not air quality, it is audit quality. Under audit quality you will see reference of you will see reference of SQC1 and SA
220. Come to your modules 1A.25, SQC1 and SA 220. 220 will be applicable only for audit engagement. SQC is applicable for all engagements. एक चीज ध्यान रखिएगा, 220 applicable only for audit, SQC applicable for all. एक लाइन आपको दिखाता हूं, वो ढंग से याद रखिएगा. आइए, इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर, ऐसे मॉड्यूल में 220 के अंदर एक लाइन था 1A.15. आपने वैसे जाके पढ़ाई तो किया नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है. इंट्रोडक्शन ऑफ 220, वहां पर एक लाइन को मार्क कीजिएगा. देखो, एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट है. अरे हाँ या ना. पॉइंट नंबर 3 इज द इंपॉर्टेंट लाइन. देयरफॉर 220 is premised on the basis that the entire firm is subject to SQC1. मतलब जब हम 220 अप्लाई करने के लिए जाएंगे, हम अज्यूम करके जाएंगे, भाई ऑडिट कौन कर रहा है? एक फर्म के लिए बाय डिफॉल्ट क्वालिटी के लिए क्या एप्लीकेबल है? SQC1. मतलब फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होंगे ही. बस हम 220 में बात करेंगे ओनली एंगेजमेंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में. मतलब 220 इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट. SQC1 is a very broader concept that applies to the entire firm. तो 220 लगाते वक्त assumption है फर्म ने SQC तो लगाया ही होगा, मतलब फर्म के पास में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होंगे. वो 7 इयर्स का रिटेंशन पीरियड बाय डिफॉल्ट होगा ही, 60 डेज का क्राइटेरिया होगा ही होगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट किया ही होगा. 220 बस आपको एक तरीके से वापस याद दिलाने के लिए है कि ऑडिट में पूरे फर्म के लिए SQC लगाते हैं, ऑडिट में थोड़ा और केयरफुल रहना, क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने के लिए SQC1 का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बस वो एक्सट्रैक्ट किया और 220 बना दिया. मतलब एक तरीके से SQC ही मेन स्टैंडर्ड है, उससे बस कुछ चीजें उठा के 220 बनाया ताकि लोगों को पता रहे ऑडिट के लिए क्वालिटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्म के लिए क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट है ही है. समझा क्या? एक्चुअली अगर आप मुझे पूछे 220 ना बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. SQC1 भी क्या है? सफिशिएंट है. बट इट्स जस्ट दैट ऑडिटिंग एज अ अश्योरेंस एंगेजमेंट इज हाईली रेगुलेटेड, और रेगुलेटर चैलेंज करेगा कि जनरल स्टैंडर्ड बनाओगे. एक बात बताओ, आप में से कभी किसी को पता भी था क्या कि एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी स्टैंडर्ड होगा ऑडिट के अंदर? मैं वही बोल रहा हूं, वेरी फ्यू पीपल आर इवन अवेयर कि SQC एग्जिस्ट करता है. तो उनको पता है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से. क्योंकि क्या होता है, मेजॉरिटी लोगों को लगता है इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? ऑडिट ही करेगा. They don't even think about review services. They don't even think about related services. So there is a very high probability they don't even know about SQC. तो वो चाहते थे सिर्फ अगर कोई ऑडिट भी पढ़ रहा है तो उसे 220 पढ़ा दो, ताकि वो बेयर मिनिमम इस ऑडिट के अंदर तो क्वालिटी कंट्रोल याद रखे. समझा क्या? इसीलिए उन्होंने SQC से ही उठा के एक नया स्टैंडर्ड बना दिया. सो ओनली एंड ओनली ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, दैट इज कॉल्ड एज 220 क्वालिटी कंट्रोल. समझा क्या? पक्का? कम बैक टू ऑडिट क्वालिटी हेडिंग. ये सेंटेंस याद रखिएगा कि भाई नॉर्मली जिस भी फर्म में हम 220 लगा रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं वो फर्म के लिए SQC तो अप्लाई होता ही है. इज दैट क्लियर टू यू? कम बैक टू ऑडिट क्वालिटी. 2-3 सेंटेंसेस लिखे, शांति से पढ़िए, बहुत आसान लगेगा. देखो, नंबर 1, सर एज अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर हमारा पर्पस है हम यूजर्स को कॉन्फिडेंस दे कि आप लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकते हो. उनके अश्योरेंस लेवल के लिए ऑडिटर एग्जिस्ट करता है. इसलिए ऑडिटर के लिए ऑडिट का क्वालिटी मेंटेन करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसीलिए हम बोलते हैं हमने आपके लिए 220 बनाया है एज वेल एज SQC1 बनाया है, ताकि आप क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर कर सकते हैं. देखो, वेयर एज SQC1 डील्स विथ all engagements including audit, review, other assurance and related. 220 deals applies or is relevant only and only for audit. Can I say day one से starting से same चीज बता रहा हूं. Further, SQC1 applies to entire firm and 220 applies to a particular audit engagement. Point number 4 and 5 को mark करना as important for MCQ और correct incorrect. ये नहीं लिखवाया तो चलेगा क्या? कम से कम 5 से 7 बार बोला है, इतना समझा होगा. अभी गुड. We're done with chapter number 11, that is your ethics
एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। चलिए आईसीआई के कुछ एक दो क्वेश्चन देखें। थोड़ा मूड खराब होना चाहिए ना, लगना चाहिए ना कि मैंने पढ़ाई करना है। कुछ क्वेश्चन देखने चाहिए यार, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर नंबर 11 में जाने का ना, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आई प्रॉमिस आपको कुछ बहुत डिफिकल्टी बताएंगे। चलो एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। इस बार फाउंडेशन लेवल इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, अच्छा एमसीक्यू है। रीड एमसीक्यू नंबर 1। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ऑनलाइन पब्लिक रेस्पॉन्स चाहिए मेरे को, पढ़ो ऑप्शंस। 220 applies at the level of firm. SQC1 is premised on the basis that the firm is subject to 220. उल्टा है। जब ऐसा कर देगा मतलब ये दो तो यूजलेस ही हो गया ना यार, मतलब डिसीजन दो ही पॉइंट में करने का है यार। इतना कोई बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछता है क्या? पूछता है आईसीआई, मैं वो ही बोल रहा हूं। और ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ याद नहीं करना, थोड़ा सुनना पड़ता क्लास में ढंग से, और ढंग से कौन से पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर होगा इसके अंदर? सेम सेंटेंस उठा के कॉपी कर दिया ना, एज इट इज। मैं आपको वही बोल रहा हूं बार बार, अगर आपने जेन्युइनली सिलेबस को ढंग से जितनी बार पढ़ सकते हो, जितनी बार, whatever time you can afford to, just keep going through it as many times as possible and you'll realize your MCQ correct incorrect will not trouble you at all. स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉलो कर लोगे स्पेसिफिक चैप्टर्स के, वो 56 मार्क्स में से 25-30 मार्क्स कहां खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तुम्हें प्रॉब्लम सिर्फ आने वाला है वो 15-20 मार्क्स में, जहां पर वो कॉर्नर से निकाल के बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा। वहां पर ऐसा होगा कि मेरे को याद नहीं आया ना, तो तकलीफ है। That is where your memory, testing will come. Otherwise, 70 to 80 marks purely अगर बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हुआ ना, तो पेपर बहुत आसान जाएगा। बस उसके अंदर आपको लिखते वक्त केयरफुल रहना है, दैट लैंग्वेज बहुत जनरल मत लिखो। मैं मानता हूं कि आप वर्ड बाय वर्ड मैच नहीं कर सकते, और ऑडिट में चलता है, कीवर्ड्स मैच होना चाहिए, पूरा वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस मैच नहीं होना चाहिए, बट प्लीज बीकॉम लेवल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। वी विल चेक वेदर एवरीथिंग इज करेक्ट। अरे करेक्ट वर्ड कैसे यूज कर सकता है? हम ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलते, ट्रू एंड फेयर बोलते हैं, बट लोग करेक्ट वर्ड यूज कर लेते हैं या चेक वर्ड यूज करते रहते हैं। अरे एग्जामिन, वेरीफाई, इवैल्यूएट इतनी बार लिखा है, जानबूझ के लिखा है। आई डोंट यूज जनरल वर्ड्स दैट एटलीस्ट आपका वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे को नहीं पता, खुद से पढ़ो। अरे पहले पढ़ो तो सही। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स overlooking unusual transactions, that is circumstances, using inappropriate assumption in determining over। अरे ये तो उल्टा है। ये 3 रिस्क थी जो हमको रिड्यूस करने के लिए स्केप्टिसिज्म लगाना चाहिए। याद है क्या? उल्टा लैंग्वेज सा लिखवाया था तुमको मैंने कल। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा है सर, ये आपने बताया नहीं था। Being vigilant to the conditions that might need, थोड़ा अक्ल लगाना चाहिए, हर सेंटेंस नहीं। विजिलेंट मतलब केयरफुल रहोगे। कहना इसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको हेल्प करता है टू बी केयरफुल इन आइडेंटिफाइंग दोज एरियाज देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड। एबीसी तो उल्टा लिखा हुआ, तो डी आना चाहिए। तो कभी कभी अगर आप हर एक सेंटेंस नहीं भी पढ़ के गए, पर थोड़ा अक्ल ठीक है और समझता है, तो भी आंसर आता है। ये मैंने आपको कल लिखाया था एबीसी, डू यू इवन रिमेंबर दैट? नंबर 3, which of the following is not a fundamental principle governing? Oh my god, this is very tough. मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी है ना, ऑब्वियसली वो फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द, ये बाउंसर जाएगा तुमको। Which of the following is not necessary to establish precondition? This is coming from essay 210. याद है क्या सर? बहुत साल हो गए पढ़े हुए 210। चेक करो जरा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ। ठीक है, मैं बता ही नहीं रहा, तुम देखो तुम्हारे हिसाब से, यू मैनेज ऑन योर ओन। अरे मेरे को तो सारा पढ़ने तो एक बार, कैसे तुम्हारा आंसर वैलिडेट कर दूं? ठीक है, आपके ऑडिट प्रोसीजर बनाने के अंदर वो आपको हेल्प नहीं कर सकता है। उसने एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसका एफआरएफ एक्सेप्टेबल होगा,
उन्होंने acknowledgement देना चाहिए that they will get access to all the people within the firm, that they also understand that they are responsible to prepare financial statement. ये तीनों चीजें उनकी responsibility है, ये नहीं है. Audit procedure आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा. Number 5, most appropriate statement in context of SQC1. Useless. कुछ भी बोलता है. Obviously, A is a better answer. C भी पूरा गलत नहीं है. After the completion of engagement, but वो specifically report word use किया हुआ है. So A will be a more better answer in this case. तो देखो कभी कभी आपको थोड़ा appropriate answer भी ढूंढना पड़ेगा. थोड़ा सा लग रहा है क्या कि तुम आंसर क्या हो गया? एक्सक्यूज, हाँ ऑडिटर वर्ड ही है. अरे यही तो प्रॉब्लम है, सुनते नहीं, इधर पढ़. तुमको लिखाया भी है. ऑडिट एंगेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली यूज किया है ऑडिट रिपोर्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो अभी ज्यादा एप्लीकेबिलिटी भी डेंजरस है. अब देखो तुमको इन 4 में से एक आंसर ढूंढने का है. यू हैव टू चूज वन ऑफ दीज एंगेजमेंट्स. मेरे को एक बात था, दिमाग लगाओ शांति से. नो प्लीज अंडरस्टैंड, ये गलतियां हो जाती है. ये पॉसिबल नहीं है अग्री करते कि नहीं करते, बराबर है. ऑन द सेम डेट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो अग्री करते कि नहीं करते. अभी तुम्हें से डाउट क्या आ सकता है? इधर वर्ड है कंप्लीशन ऑफ एन एंगेजमेंट, इधर वर्ड है ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. मैं मानता हूं तुम्हारे दिमाग में डाउट आ सकता है कि यार दिस इज एसक्यूसी, दे शुड नॉट यूज द वर्ड ऑडिट, दे शुड यूज द वर्ड एंगेजमेंट. बराबर है कि नहीं है? ऐसा लग सकता है, मैं डिसएग्री नहीं करता हूं, बट तुम नोटिस करना ज्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा लगे, बिकॉज एसक्यूसी1 भी ऑडिट के लिए अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि नहीं अप्लाई होता है. सो विच वन इज मोर लॉजिकल, बिकॉज कंप्लीशन ऑफ एन एंगेजमेंट कब मार्क होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्ट. इफ दे वुड हैव मेंशन्ड नॉट मोर देन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्ट ऑफ एन एंगेजमेंट, I would have said point number C is better. Because they've used the word completion, they've not used the word report. That is the problem. Auditor report now, सिर्फ report तो word होना चाहिए, क्योंकि वो report के डेट से काउंटिंग होता है. अभी गुड? चलो कोई और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ढूंढते हैं. ओहो चलो एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन विल गो टू आवर नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है? दास एंड कंपनी, a firm of auditors, is offered appointment as auditor of a company. A prospective new client, मतलब कोई एक नया क्लाइंट हो सकता है. ओके. CA Sukanya, one of the partners, is dealing with new client. While meeting with the officers of the company, she comes to know that Sushant, CFO of the company, was her classmate. अरे ऑथर ने अपना स्टोरी लिखा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जेलस हो यार. देखो तो आगे होता क्या, पढ़ो सही. इनफैक्ट बोथ ऑफ देम हैड स्टार्टेड सीए टुगेदर. ओहो, अब ओहो करना चाहिए. अब ऐसा लग रहा है कुछ तो स्टोरी हो सकता है. हाउएवर सुशांत हैड लेफ्ट सीए मिडवे. ओह शिट. Due to repeated failures, and tried his luck to pursue MBA finance from one of the leading institutions. This seems like a real story according to me. आगे, during initial discussions, it transpires that company is going to launch new services in the field of weather forecasting. ठीक है, धंधा है उनका, अपने को क्या करने का है. Such service would be available on website of the company and micro weather information would be available on the payment. मतलब जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्पेसिफिक चाहिए, पैसा देना पड़ेगा. ओके, धंधे में अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है. The company requests audit firm to be visibly associated with their marketing bids. मतलब मार्केटिंग कैंपेन जो रहेगा उसके साथ में आप एसोसिएटेड रहना. किसको बोल रहा है? सीए फर्म को. Sir, assume that the firm chooses to accept the offer and writes to previous auditor. Offer मतलब ये audit offer का बात कर रहा है, समझा? Walker and company to advise whether there exist any professional reasons for them not to accept the proposed offer. Are they trying to obtain NOC basically?
They're trying to obtain no objection certificate. However, Walker and Company do not reply to the request of Das and Company. मतलब उन्होंने NOC के लिए रिक्वेस्ट किया पर सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया. Very nice. During preliminary discussions, it also became known that the said company has acquired all shares of another company. मतलब ये जो कंपनी है ना स्टार्टिंग में, कौन सा नाम भी है क्या इसका? अरे दास तो ऑडिटर है बावड़ो, वो कैसे एक्वायर करेगा? कुछ भी बोलते हैं. दास इज नॉट द क्लाइंट, इट इज द ऑडिट फर्म. हे भगवान, जिसका अरे जब भी वो कंपनी बोलेगा, क्लाइंट बोलेगा, मतलब वो एक फर्म क्या शेयर्स खरीद रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, क्लाइंट क्या कर रहा है उसमें इंटरेस्ट होता है. डिस्क्वालिफिकेशन का सोचना पड़ता है. During the preliminary discussion, it also became known to the said company that they have acquired all shares of another company. Under relevant provisions of law, financial statements of both companies need to be consolidated and audited. अब सुनो, अक्ल लगाओ, क्यों ये क्लाइंट है? क्योंकि ऑडिट फर्म कंपनी नहीं हो सकता है. Section 141, eligibility to be appointed as an auditor, either an individual or a firm. Das and Company is a firm. ठीक है ना? Despite this knowledge, Das and Company failed to advise their client regarding audit of CF. बहुत ही बढ़िया. मतलब CFS एप्लीकेबल है, हमने उनको एडवाइस भी नहीं किया कि आपने CFS का ऑडिट करवाना चाहिए. मतलब क्लाइंट भी बेस्ट है और ऑडिटर उससे भी अच्छा है. द कंपनी, वो अलग ही डिस्कशन कर रहे थे ना, हम सेम क्लास में थे, वो अलग दुनिया में चले गए. द कंपनी ऑल्सो ऑफर ऑडिटर्स कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, ऑडिटर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है फॉर प्रोवाइडिंग IT सर्विसेज पर्टेनिंग टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक काम करो ना भाई, सब कुछ उसको दे दो ना, समझ रहे? IT सर्विसेज, मार्केटिंग भी तुमसे करवाएंगे, ऑडिट भी तुमसे. धंधा तू कर ले, काम कर भाई. डू यू अंडरस्टैंड द केस स्टडी? चलो आ जाओ क्वेश्चन पे. नंबर 1, कंसिडरिंग डिस्कशन अबाउट सुकन्या एंड सुशांत, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे आगे पढ़ो यूजलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट? द अबव डिस्कशन इज इररिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोज्ड ऑर्डर. The proposed offer should be accepted by the firm. ये ऑफर किधर दिया था भाई? एक बार मेरे को भी चेक करना था ना. हाँ, दिस इज वेयर द ऑफर इज. बेसिकली दे आर ऑफरिंग कि आप, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है ना, मतलब अभी तक आपको उसका ऑडिट मिला नहीं है. दे टॉकिंग अबाउट द ऑफर कि क्या आप ऑडिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. आई बिलीव दे ट्राइंग टू से बिकॉज देव स्टडीड टुगेदर. वो रिलेटिव के डेफिनेशन वगैरह में नहीं आने वाले हैं, तो क्या आप ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो उसका बात कर रहा है. Considering discussion about Sukanya and Sushant, obviously, since they were, studying together, which the following statement seems most appropriate? Number 1, above discussion is irrelevant in the context of proposed order. Okay. The proposed offer should be accepted by the firm. The engagement team may be headed by Sukanya for a better coordination and results. The proposed offer should be accepted by the firm and engagement team may be headed by a different partner. या हमको लगता है ये मैटर इतना छोटा सा है कि हमने दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए. Too trivial to be reported by Sukanya to other partners. मतलब उस बेसिकली वो बता रहा है that you know someone on the client side जो आपके लिए एक ऑफर दे रहा है कि आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लो. हमने ये ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, और अगर एक्सेप्ट करना है तो आप खुद उसका ऑडिट कर सकते हो या किसी और पार्टनर को रेकमेंड करना चाहिए. बोलिए आप क्या करना चाहिए? देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, ये चीज तो एकदम गलत है. आपको ये चीज इंटीमेट तो बाकी पार्टनर्स को करना पड़ेगा, बिकॉज यू अपॉइंट द फर्म एज दी ऑडिटर, सो यू शुड इन्फॉर्म ऑल अदर पार्टनर्स. अब क्या ये बोल सकते हैं कि भाई ये कंप्लीटली इररिलेवेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोज ऑफर? ऐसा भी नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर वाज सम हिस्ट्री. उसके बेस पे हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट कर सकता है. तो इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट आज नहीं है, फ्यूचर में कोई क्वेश्चन रेस कर सकता है, तो ये बोलना भी गलत होगा. द ओनली थिंग इज कि क्या सीए सुकन्या कंटिन्यू कर सकती है एज अ एंगेजमेंट टीम, या हमने किसी और पार्टनर को काम देने का ट्राई करना चाहिए? एक्चुअली बेटर ऑप्शन नंबर सी रहेगा. इट शुड बी हेडेड बाय अ डिफरेंट पार्टनर. लॉजिक मेरे हिसाब से असम्पशन है. अपन आंसर चेक करेंगे इसका.
नॉर्मली हमने किसी और पार्टनर को देना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बकवास है, रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर रिलेटिव डेफिनेशन में नहीं आता सो इट डजंट मैटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? नंबर 2, कीपिंग इन व्यू रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी to be visibly associated with the company's new services। याद है क्या वो फोरकास्टिंग वाला? Identify which type of threat is being faced by the audit firm। अरे वो बात करेगा मार्केटिंग वाला, they want you to be associated with the, दिख रहा है क्या? Visibly associated। अरे वो वर्ड मैच करने का, तब समझेगा वो कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है। विजिबली एसोसिएटेड विद देयर मार्केटिंग ब्लिट्स, बेसिकली मार्केटिंग कैंपेन में आप उनको सपोर्ट करो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। इनडायरेक्टली आर यू ट्राइंग टू एडवोकेट फॉर देयर प्रोडक्ट? दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर एडवोकेसी थ्रेट। इज दैट क्लियर टू यू? नंबर 3, द प्रीवियस ऑडिटर Walker and company have not replied to the communication of Das and company, which fundamental principle of professional ethics is not followed by them। देखो इसमें दास एंड कंपनी का गलती नहीं है, उसने एनओसी भेजा है। गलती किसका है? वॉकर एंड कंपनी का, जिसने रिप्लाई नहीं किया है। कैन आई से ये उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है? आइडियली उन्होंने बराबर से, कैन आई से एनओसी लेना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने एनओसी प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो कैन आई से दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर बाय हुम सर? वॉकर एंड कंपनी। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? नंबर 4, दास एंड कंपनी have failed to advise the company regarding audit of, अच्छा वो CFS applicable है ना, वो बताना भूल गए उनको। which fundamental principle उन्होंने वायलेट किया है? बिहेवियर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। देखो ऑनेस्टली इसमें ना ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इट कैन बी दीज बोथ, बिकॉज ये आपका बिहेवियर भी गलत है, एज ए प्रोफेशनल बिहेवियर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, और ये आपके कॉन्फिडेंस में भी डाउट क्रिएट कर सकता है। अब दोनों में से मतलब इट्स अबाउट चूजिंग वॉट एवर फिट्स। मेरे हिसाब से कुछ कुछ चीजों के, अब ये कोई एग्जाम्पल ना कोड ऑफ एथिक्स में नहीं लिखा है कि इससे आंसर मैच होना चाहिए, ये जेन्युइनली एक तुक्का होगा अगर आप मुझे पूछोगे। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी ठीक है, ऐसा कुछ आपने चोरी नहीं किया, बट प्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं है ये आपका, एंड एट द सेम टाइम आपके कॉन्फिडेंस में भी डाउट आएगा। मोस्टली आप गलत एडवाइस दे रहे हो, दिस विल बी अ डाउट ऑन योर कॉम्पिटेंस। मतलब नॉर्मली ये कॉम्पिटेंस माना जाना चाहिए। वी हैव टू सी द आंसर। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर बिटवीन ए एंड डी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मैं तुक्के में शायद डी अप्लाई करेगा, बट ए बी आंसर इक्वली फेयर लगता है। लास्ट नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is most appropriate regarding providing, अरे वो आईटी वाला सर्विसेज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। वो बोला था उन्होंने आप हमको आईटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला सर्विस प्रोवाइड कर देना। दिस विल क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, और यस थ्रेट तो है बिल्कुल 100%। एडवोकेसी नहीं होगा, दिस विल बी अ सेल्फ रिव्यू, बिकॉज आप कंट्रोल लगाने में हेल्प करोगे, फिर आप उसको खुद चेक करोगे। दिस विल बी मोर ऑफ अ रिव्यू थ्रेट। आप एडवोकेट या किसी को नहीं बोल रहे उनके कंट्रोल्स बेस्ट है, आप कंट्रोल लगाने में हेल्प कर रहे हो। सो दिस शुड बी अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। चलो आंसर चेक करते हैं। पहला वाला क्या है? सही था क्या अपना? हाँ बराबर है। नंबर 2 डी, एडवोकेसी थ्रेट बराबर है। बी, प्रोफेशनल बिहेवियर ठीक है। 4th वाला इंटरेस्टिंग था, इन्होंने कॉन्फिडेंस में डाला है। ऑनेस्टली ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर हो जाएगा, बिकॉज कोई एक स्पेसिफिक आंसर हर बार नहीं होगा। कोई बड़ा बात नहीं है, अगली बार कोई ऑथर प्रोफेशनल बिहेवियर भी दे देगा। मैं आपको ये भी बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट समथिंग दैट विल एसोसिएट डायरेक्टली विद दिस वर्ड ओनली ऑलवेज। एंड द लास्ट वन इज पॉइंट नंबर 5 ए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हाँ ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्या? देखो ये क्वेश्चंस के लिए आपको वापस से बता रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से कुछ होने वाला नहीं है। सेम क्वेश्चन तो कभी आएगा ही नहीं। आपको बस क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, कुछ वर्ड्स को मुझे केस स्टडी से रिलेट करना पड़ेगा कि भाई वो विजिबली एसोसिएटेड का मतलब क्या बोल रहा है, वो रेस्पेक्टिव सेंटेंस में जाने का, उसके राउंड समझने का, और फिर अपने आंसर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जेन्युइनली आते हैं, और अगर एक केस स्टडी वाला रहा तो प्रॉब्लम एक ही होता है, क्या? If your understanding goes wrong, all your answers can go wrong. Not all literally, but 2-3 तो गलत जा सकते हैं। एक आध अगर जो अलग रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एकदम ही अलग हो गया था एनओसी वाला, तो वो आपका आंसर जरूर सही चले जाएगा। Are you comfortable? पक्का? थोड़ा एक्सेप्टेबल लग रहा है? पक्का? एक आध करेक्ट इनकरेक्ट देखने गए? है क्या? जरा ढूंढते इसमें समरी, एमसीक्यू। चलो करेक्ट इनकरेक्ट। State with reasons with the following statements are correct or incorrect. ठीक है? The audit engagement letter is sent by client to the auditor. बकवास। अरे यार
कौन भेजेगा? ऑडिटर क्लाइंट को भेजेगा ना यार। तो बोलने का इनकरेक्ट, ऐसा नहीं होता है, कैसा होता है वो लिख देने का। दैट इज हाउ योर आंसर शुड बी। नंबर 2, ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशंस should ordinarily be retained by the auditor for, you know the answer, right? और मैं आपको बोल रहा हूं मेजॉरिटी करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस में आंसर इनकरेक्ट ही होता है। क्यों ऐसा? अरे तुक्का मत लगाना। ऐसा इनकरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको रीजन देना पड़ता है। जब करेक्ट होता है तो तुमको बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने का है, उधर एक्सप्लेनेशन ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन इज मोर वैल्यूएबल इन केस ऑफ इनकरेक्ट। दैट इज व्हाई मोर आंसर्स आर जनरली इनकरेक्ट। तो अगर कभी डाउट लगे, जहां आप सच्ची में ऐसे लेवल पे आ गए कि आप सही में श्योर नहीं हो, पर तुक्के में कुछ तो लिखने का है, जनरली अगर वो चाहते हैं आप रीजन लिखें। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आपने बार बार ऐसा तुक्का लगाना चाहिए। आपने अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे आंसर्स देने के लिए। वेरी गुड, वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 11।